नमस्कार मित्रों, आनंद कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। आज कथाओं की श्रृंखला में मैं पंचतंत्र की कथाएं शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक भूमिका दी थी कि पंचतंत्र की कहानियाँ क्यों लिखी गईं, किसने लिखी और क्या कारण बना था। जैसा कि पंचतंत्र कहा जाता है तो वास्तव में इसमें पंचतंत्र नहीं बल्कि 5 चैप्टर्स हैं, 5 भाग हैं मोटा मोटा, जिसमें पहला भाग कहा जाता है कि मित्र भेद। अब मित्र भेद, मित्रों में कैसे आप पता लगाएं कि ये आपका सही मित्र है या नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कहानियाँ सुनानी शुरू करी। तो पहला भाग यानी मित्र भेद की कथाओं में से मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। और पहली कथा है अनाधिकार चेष्टा। मैलारोपे नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक बनिया पुत्र रहता था। तो धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा करा था, लेकिन संतोष नहीं होता था उसे, और अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धन अर्जित किया जा सकता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। तो इनमें से व्यापार को ही सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं, तो उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुएं संग्रह करके उनको स्वदेश में बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। तो मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवा लिया। रथ में 2 सुंदर और सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। संजीवक और नंदक नाम के 2 बैलों से जुते हुए रथ में वो सवार हुआ। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। अब वर्धमान को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करी। तो बाद में उसने अपने सारथी से कहा, इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ पर रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए एक रक्षक को नियुक्त कर दिया और आगे के लिए प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां से अपने प्राण बचाकर भाग लिए और वर्धमान के सामने ये झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब तो कोई उपाय था नहीं। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। किनारे की धूप का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। ताजी ताजी धूप उगी हुई थी, तो उसे निरंतर खाने के बाद वो खूब मांसल और हष्ट-पुष्ट हो गया था। दिन भर नदी के किनारों से सींगों से पाटना और मदमत्त होते हुए, गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में अपना सींग उलझाकर खेलना, यही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वो भयभीत सा सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। अब शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे। उन गीदड़ का नाम था करटक और दमनक।
देखिए, पंचतंत्र की कहानियों में यही खासियत है कि उन्होंने जो कैरेक्टर बनाए हैं, उनका नामकरण किया है, वो सारे के सारे कैरेक्टर जानवरों के ही हैं। तो शेर के साथ जो दो गीदड़ थे, उनका नाम था करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। वन का स्वामी का इस तरह से भयातुर होना सचमुच में बड़े अचंभे की बात है। भाई, शेर तो शेर होता है। आज तक पिंगलक कभी इस तरह से भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा कि करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह से सिमट कर डरा सा बैठा हुआ है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए यमुना तट पर जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने कहा, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होता है। जो ऐसा करता है वो बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है। जिसने दूसरों के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, ये क्या बात कही तुमने? तो करटक उसको कहानी सुना रहा है, गीदड़ को, अपने साथी गीदड़ को। वो कहानी क्या है? इस कहानी का जो शिक्षा दी गई है, उसका मूल शिक्षा वो यही है कि दूसरे के काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अध्यापारेषु व्यापारम थो नरः कर्तुमिच्छति स एव निधनम याति कि स्त्रोत पाटिव वानरः। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वो गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहां पर आ गया, जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां तो थे नहीं। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसा कर गया था। उसको चीर दिया था और कील फंसा दी थी। वापस आऊँगा तो इसको जो है पूरा का पूरा लट्ठे को चीर दूंगा। तब आधे चिरे हुए शहतीर पर बैठकर वो दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। बंदर, कील बहुत मजबूती से गड़ी हुई थी, इसलिए बाहर ही नहीं निकल आई। लेकिन बंदर भी हटी था। उन्होंने कहा, है निकलेगी कैसे इन्हें? मैं पूरा जोर लगा के इसको निकालता हूँ। उसे जुनून था। अंत में भारी झटके के साथ वो कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शहतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष मिल तो जाता है, तो हम अन्य बातों की चिंता क्यों करें? दमनक बोला, करटक, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है, स्वामी के हित की तो तुझे चिंता ही नहीं रहती है। करटक, हमारे हित चिंता से क्या होता है? हमारी गिनती उनके प्रधान सहायकों में तो है नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है, इससे अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। दमनक बोलता है, प्रधान अप्रधान की बात रहने दे। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वो प्रधान बन जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा वो प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। अब देखिए क्या उन्होंने शिक्षा दी है। ठीक है, राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वो पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। तो करटक बोलता है, भैया क्या क्या रह जाए, अपना साफ साफ कहो। दमनक बोलता है, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसे भय का कारण बताकर संधि, विग्रह, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह देंगे। करटक बोलता है, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है? दमनक, ये जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की
भ्रूभंगी से, भावों के खेल से ये सब सामने आ जाता है। आज हमारा स्वामी भयभीत है, उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। यही तो मौका है, तब वो हमें अपना प्रधान सचिव जरूर बना लेगा। कर्तक बोलता है, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी को वश में कैसे करेगा? दमनक बोलता है, मैंने तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है और मैं उस कला में प्रवीण हूँ, चिंता मत कर। ये कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश दिया और राजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के उसने उपाय बताने शुरू कर दिए। अब कर्तक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया, उसने भी बात मान ली। भाई ठीक है, तू जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। अब दोनों पिंगलक शेर की तरफ चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोलता है, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक टोक आने दो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है? बहुत दिनों बाद आए हो, कोई विशेष कारण है क्या? दमनक कहता है, भैया विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक हैं, सभी का उपयोग होता है, समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही कुछ और है। आपने बहुत दिनों के बाद आने का उपालंब दिया है, उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए वहाँ पर सेवक नहीं ठहरते, अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पारखी नहीं वहाँ रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पराश्रयी होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोलता है, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निर्भय होकर कह। दमनक कहता है, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही वेद की बात सुरक्षित रहती है, 6 कानों में वो गुप्त नहीं रहता, यानी 3 के बीच में वार्तालाप नहीं होना चाहिए। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सबको सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने पर दमनक ने शेर के कानों के पास आकर प्रश्न किया। दमनक बोलता है, स्वामी जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बगैर लौट क्यों आए, क्या कारण था? पिंगलक ने जरा सूखी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। भाई बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए, कभी कभी बातें कहने योग्य नहीं भी होती हैं, कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं, बहुत अनुरोध पर भी ये बातें नहीं कही जाती। पिंगलक ने सोचा, यार ये तो बुद्धिमान है, क्यों ना इससे अपने मन की बात कही जाए। तब वो कहता है, दमनक दूर से जो ये हुंकार की आवाज़ आ रही है सुनते हो? हाँ स्वामी, मुझे सुनाई दे रहा है। तो पिंगलक बोलता है, दमनक मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। भाई किस लिए? इसलिए कि इस वन में कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है, उसी का ये भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज़ की तरह वो स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। दमनक बोलता है, स्वामी ऊंचे शब्द मात्र से, ऊंची हुंकार भरने से कोई बलशाली नहीं बन जाता है। भेरी, मृदंग, पटा, शंख, काहल अनेकों वाद्य हैं जिनकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है, उनसे कौन डरता है? जी ये जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, आप यहीं राज्य करते रहे, उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ढोल भी कितनी जोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर ही जाकर पता लगा कि वो अंदर से खाली था। तब पिंगलक बोलता है, गोमायु की कहानी कैसे है? दमनक ने कहा, ध्यान से सुनिए। अब पंचतंत्र की अगली कथा अगले एपिसोड में बताऊंगा कि गोमायु की कहानी क्या है। तो मित्रों, कथा तो आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो क्यों ना ये कथा आप अपने पोते पोती, नाती नातों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ, छोटे बच्चे जो घर में हैं आप उनको सुनाएं। हम जैसी उम्र के लोगों का तो एक ये मनोरंजन ही होगा, वो भी बच्चे उम्मीद करते हैं कि हम कथा सुनाएं, तो क्यों ना उनको शिक्षाप्रद कथा सुनाई जाए। मेरा उद्देश्य भी
पंचतंत्र की कथा को आप तक पहुंचाने का यही है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलता हूं पंचतंत्र की अगली कहानी को लेकर आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।